जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज की पर्यावरण की क्लास में। ठीक, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण में पढ़ ली थी। आज एक नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। बहुत कन्फ्यूजन आपको रहता है इसमें। कन्फ्यूजन ये रहता है कि पिरामिड है, टॉपिक का नाम है कि पारिस्थितिकी पिरामिड, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है आपका कि अरे ये कैसा टॉपिक है, बहुत उल्टा सीधा लगता है। लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आपको? पिरामिड पढ़ना। पिरामिड। अब कौन सा पिरामिड पढ़ना है? तो पारिस्थितिकीय पिरामिड पढ़ना है। पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ना है, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना है। पहले समझेंगे पिरामिड होता क्या है, इस बात को समझेंगे। जब हम किसी जीव जंतु वनस्पति को उसकी आहार श्रृंखला के आधार पे, किसके आधार पे? आहार श्रृंखला समझ लीजिए, या उसे खाद्य श्रृंखला के आधार पे एक क्रम में ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं पिरामिड। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। सबसे पहले 1927 की बात है। कब की बात है? 1927 की बात है। 1927 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। नाम क्या था? चार्ल्स एल्टन। तो जो चार्ल्स एल्टन महोदय थे, इन्होंने ही ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया। चार्ल्स एल्टन महोदय ने ही ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, उनको क्या करते हैं, एक ग्राफ में निरूपित करते हैं, और उस ग्राफ को निरूपित करने के कारण उसे कहा गया पिरामिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने। कब दिया था? 1927 में। अच्छा, जब चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड का वो दिया, तो इसे एक नाम देते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड को एक और नाम देते हैं एल्टन पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? एल्टन पिरामिड या एल्टोनियम पिरामिड। क्या बोलते हैं? एल्टोनियम पिरामिड। अच्छा, जैसे इसको समझेंगे कैसे, क्यों बोलते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा काला है, तो गांव में सब बोलते हैं कि नाम तो कम लेते हैं, तो बोलते हैं कि किसके घर जाना? कलुआ घर जाना है। अच्छा, कलुआ घर कौन? बोल दे कलुआ फलाने, ऐसे घूम के जाइएगा बाएं दाएं करके, तो कलुआ घर पहुंच जाएंगे। मतलब उसने किया, उसके आधार पे उसका घर का नाम रख दिया इन्होंने। ठीक, अगर कोई गोरा है तो उसका नाम कुछ और रख देंगे, घुरहू कतवारू रख देंगे। जैसे कोई ज़्यादा गोबर वोबर फेंकता है, साफ सफाई ज़्यादा रखता है पशुओं की, उसका नाम घुरहू रख देंगे, घूर रख देंगे। अगर मान लीजिए कोई खेत की साफ सफाई करता है तो उसे उसका नाम पतरू रख देंगे, पतई अगर फेंकता है तो, मतलब कुछ भी नाम रख देंगे उसके हिसाब से। तो वैसे ही जब एल्टन महोदय ने पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया, तो इनके पिरामिड को पिरामिड ना करके एल्टोनियम पिरामिड भी कहा गया। अब इन्होंने कहा कि ऐसा करते हम, अलग अलग आधार पे वर्गीकरण करते हैं पिरामिड का। जैसे इन्होंने कहा कि एक पिरामिड बनाएंगे संख्या के आधार पे। किसके आधार पे बनाएंगे? संख्या के आधार पे। अब समझिए, संख्या के आधार का मतलब ये हो गया कि जो जीव जंतु हैं किस आधार पे, मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जो बहुत ज़्यादा होगी, उनका भार कम होगा। मतलब संख्या के आधार पे ये तरीके समझ लेंगे कि धीमे धीमे पिरामिड या तो बढ़ते क्रम में होगा, या तो पिरामिड धीमे धीमे क्रम होते, मतलब संख्या के आधार पे रहेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि जैव भार पिरामिड। किस भार पे? जैव भार पिरामिड। अब जैव भार पिरामिड होता क्या है, इसको समझेंगे। जैव भार का मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती है वो कितने किलोग्राम की हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसका किलोग्राम ज़्यादा है, कोई घास फूस है तो उसका किलोग्राम कम है। मतलब ये भी जो पिरामिड बनेगा दो आधार पे बनेगा भाई, एक उल्टा सीधा बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वैसे संख्या के आधार पे नीचे संख्या ज़्यादा होगी, ऊपर जाके कम हो जाएगी, या तो ऐसा होगा नीचे संख्या बहुत कम होगी, ऊपर जाके ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये दोनों पिरामिड, एक सीधा भी बनता है, दूसरा क्या बनेगा? उल्टा। ये भी सीधा और ये कैसा बनेगा? उल्टा। अब इन्होंने कहा कि चलिए सर ठीक है, हमने कल आपको बताया था
कि एक लिंडमान महोदय थे, इन्होंने 10% का नियम दिया था। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे, पोषक स्तर पे आगे बढ़ेंगे, तो जो ऊर्जा का संचित करने का मात्रा होगी वो 10% हो जाती है। एक हर स्तर में 10% ही संचित रहती है, बाकी खत्म हो जाती है। इन्होंने कहा कि ऊर्जा पिरामिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा उसको समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पिरामिड का कॉन्सेप्ट कब आया, तो 1987 में आया। किसने दिया, तो आप सीधे सीधे पूछेंगे चार्ल्स एल्टन ने दिया। चार्ल्स एल्टन ने कितने प्रकार के पिरामिड बताए थे, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? संख्या के आधार पे, जयभार के और ऊर्जा के। अब दूसरी चीज़, अब यहीं से समझिएगा, संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। जय भार के हिसाब से बनेगा तो सीधा और उल्टा दोनों बनेगा, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड बनेगा वो हमेशा एक ही बनेगा। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो ये यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, तो हम बात करेंगे अब इन तीनों पिरामिड देखेंगे कि इसके अंदर कैसे ग्राफ बनता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या के आधार पे जो पिरामिड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके आधार पे? संख्या पिरामिड। अब संख्या पिरामिड होगा क्या? मैंने आपको बताया था कि संख्या पिरामिड, ठीक है। संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड का मतलब समझेंगे पहले कि मैंने ये कहा कि जो जीव जंतु वनस्पतियां जब एक क्रम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, तो उस समय उनके बीच जो संबंध को हम ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं वो होता है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड मैंने बताया कि सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। कैसा बनेगा? ये सीधा भी बनेगा और क्या बनेगा? उल्टा भी बनेगा। चलिए ठीक है, सीधा और उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा उल्टा से कोई दिक्कत नहीं तो बनेगा कैसे, समझेंगे। जैसे ये एक पिरामिड है, अब ये सीधा है, तो कैसे सीधा है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि संख्या के आधार पे बता रहा हूँ सीधा है। अब कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी घास को रख देता हूँ, क्योंकि उत्पादक है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ घास की संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन घास को खाने वाले जीव होंगे तो घास की तुलना में क्या होगी? उनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब इससे अगर मान लीजिए घास को खाने वाला कौन हो सकता है? बकरी को मान लेते हैं, क्या दिक्कत? ठीक है, बकरी। अब बकरी को खाने वाले जीव तो बकरी से भी कम होंगे, तो मान लीजिए लोमड़ी मान लेते हैं, लोमड़ी। और लोमड़ी को खाने वाला कोई एक होगा, शेर होगा, चीता होगा, किस तरीके से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं संख्या की मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। संख्या की मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो एक क्लियर हो गया। दूसरा मान लेते हैं इसका, ये तो सीधा वाला हो गया। अब उल्टा कैसे बनेगा इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि उल्टा कैसे बनेगा, समझेंगे। कोई एक पादप होगा भाई, कोई एक पौधा होगा, उस पौधे पे बहुत सारे जीव निवास कर रहे होंगे, उससे ऊर्जा ले रहे होंगे, और उससे बहुत ज़्यादा और उससे और बहुत ज़्यादा, ये समझ लेंगे। लेयर मान लीजिए एक कोई पेड़ पौधा है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई एक पौधा है या कोई पादप है, समझेंगे पादप, ठीक है। पादप में आप कुछ भी, कोई छोटा पौधा ले सकते हैं, कोई बड़ा पौधा ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप अगर ऊपर जाएंगे तो जो जीव होगा उसकी संख्या बढ़ेगी। इस पेड़ पे रहने, इस पेड़ से पोषक प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या होगी। एक पेड़ से पता नहीं कितने जीव होंगे जो पोषक ले सकते हैं, उन पता नहीं कितने जीवों से कितने जीव होंगे, फिर उनसे, मतलब लगातार संख्या में क्या हो रही है? इधर की क्या हो रही है? कमी, और इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर से देखेंगे तो कमी, अगर इसी को उल्टा बनाएंगे तो देखेंगे कि इधर से जब नीचे से ऊपर जाएंगे संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो संख्या में क्या होगी? कमी होगी। तो वो ग्राफ आप कैसे ही बना सकते हैं। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो संख्या पिरामिड होता है वो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। जैसे घास का हो गया, कोई फसल हो गई, कोई वृक्ष या जंगल टाइप कुछ हो गया, तो वहाँ का जो पिरामिड बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, सीधा और उल्टा। बस आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही बात याद रखनी, बाकी कहानी याद नहीं रखनी। आपको सिर्फ इतना रखना, संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है। सीधे एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा गया तो, नहीं पूछा गया फिर तो आप राजा ही हैं।
चलिए दूसरे पिरामिड की बात करेंगे। दूसरे पिरामिड की बात करेंगे। कौन सा पिरामिड है? जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड दूसरा वाला पिरामिड है, जैव भार पिरामिड मतलब बायो पिरामिड। अब समझेंगे इसको कि भार के आधार पे परितंत्र में जो हमारी पारिस्थितिकी है, वो पारिस्थितिकी में भार के आधार पे अगर हम उनके द्वारा भंडारित जो शुष्क सकल शुष्क भार होता है, सकल शुष्क भार के आधार पे जब हम जीवों और वनस्पतियों को एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? जैव भार पिरामिड। किसके आधार पे? सकल शुष्क भार के आधार पे जब हम वनस्पतियों और जीवों को एक पोषक स्तर में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं जैव भार पिरामिड। मैंने कहा ये कैसा बनेगा? एक सीधा बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जैव भार पिरामिड सीधा उल्टा दोनों बनता है। अब बात आती है कि सर सीधा कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा? समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये पिरामिड है और एक उल्टा बनाते हैं, दोनों को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पे कोई उत्पादक होगा, उत्पादक पे कोई डिपेंड होगा। जैसे मान लीजिए उत्पादक पे मैं ये मान लेता हूँ कोई पादप है, ठीक है। अब जो ये पादप का भार होगा, जो घास उसका भार होगा, ये जो इसके ऊपर वाला होगा उससे तो थोड़ा सा कम ही होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए इसे हिरण को खिला देते हैं, बकरी को नहीं खिलाएंगे अब की बात। और यहाँ पे मान लीजिए लोमड़ी को खिला देते हैं और इसको चीता उता खिला देते हैं, ठीक है। तो आप लगातार देख रहे हो कि जो भार है, भार में क्या हो रही है? कमी या क्या हो रही है? भार में वृद्धि। आप लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे भार में कमी हो रही है। जब आप जैसे जैसे जा रहे हैं भार में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। अच्छा, दूसरी बात अगर आते हैं नीचे और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर उल्टा बनाएंगे तो देखेंगे कि भार में हमेशा कमी आएगी या भार में अधिकता आएगी। अब भार में अधिकता कैसे आएगी इस चीज़ को समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक शैवाल है, उस शैवाल को खाने वाली मछलियाँ होंगी। मतलब यहाँ पे अगर किसी शैवाल को रख देते हैं, और मैंने आपको बताया था जब प्रवाल भित्ति पढ़ाई थी तो वहाँ पे शैवाल पाए जाते थे, जो जैथिलीन शैवाल होता था, जिसको मछलियाँ उस पर जो है मूंगा डिपेंडेंट होता था। उसके बाद यहाँ पे जो शैवाल, मान लीजिए जो शैवाल पाए जाते हैं डाइटम और फाइटोप्लैंक्टन, इन पे क्या होता है? इन शैवालों पे छोटी छोटी मछलियाँ डिपेंड होती हैं, इन छोटी मछलियों पे बड़ी मछलियाँ डिपेंड होती हैं। और उस बड़ी मछली में मतलब यहाँ छोटी मछली, उससे बड़ी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, वो फिर उससे बड़ी मछली। मतलब आप लगातार ये देख रहे हैं कि नीचे जो भार था वो कम होता है, यहाँ पे भार कम होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे भार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जैव भार पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। बस आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि एक तरफ भार में क्या होगी? कमी होगी और एक तरफ भार में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर उल्टा बनाएंगे तो बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर वो सीरीज देख के पूछेगा तो सिर्फ इतनी बात पूछेगा कि जैव भार पिरामिड कैसे बनता है, या कोई अगर वो श्रृंखला भी दे देता है तो बस आपको उसमें ये देखना है कि उस भार में लगातार वृद्धि हो रही है या भार में लगातार कमी हो रही है। बस ये चीज़ ध्यान में देनी, बाकी और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। चलिए जैव भार पिरामिड कंप्लीट। आगे बात करेंगे ऊर्जा पिरामिड। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। अब इसमें बात समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवधारियों को उनके द्वारा जो वो ऊर्जा लेते हैं, उनके संचित आधार पे अगर एक क्रम में लगाया जाए और उससे जो ग्राफ बने उसे कहेंगे ऊर्जा पिरामिड। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि आहार श्रृंखला है, कोई आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, आहार श्रृंखला। जैसे मान लीजिए कोई एक पादप है। अब इस पादप को हम अगर मान लीजिए खिला देते हैं खरगोश से, खिला दो, का दिक्कत। अब इस खरगोश को खिला दीजिए किसी को, कौन खाएगा? खरगोश। आदमी भी खाएगा तो इसे भी लगा दो, मानो कर दो बात है।
अब इस मानव को मान लो शेर पा जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को पा जाए। तो समझेंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पादप में जो ऊर्जा होगी जब वो खरगोश में जाएगी तो खरगोश के पास कितने प्रतिशत संचित रहेगी? 10% ही संचित रहेगी। और खरगोश से मानव में जाएगी तो कितने प्रतिशत संचित रहेगी? 10। और जब मानव से शेर में जाएगी तो कितने प्रतिशत संचित रहेगी? 10%। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इसके पास 1000 ग्राम ऊर्जा है, लेकिन जब खरगोश के पास जाएगी तो कितने बचेगी? 100 ग्राम। और जब मानव के पास जाएगी तो कितनी बचेगी? 10 ग्राम। और जब शेर के पास जाएगी तो कितनी बचेगी? 1 ग्राम। तो आप ये लगातार देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, पहले जो ये उत्पादक होता है इसके पास ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? तो पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने अभी जैव भार पिरामिड पढ़ा था, संख्या पिरामिड पढ़ा था, वो उल्टा और सीधा दोनों बनते थे, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि दोनों में से अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस बात को आप समझेंगे। दूसरी बात है, जो जैव संख्या पिरामिड को अगर मानेंगे तो आप जितना क्षेत्रफल है व्यक्ति के आधार पर क्षेत्रफल में बांट देंगे तो वो हो जाएगा जैव संख्या पिरामिड। अगर आप जैव भार पिरामिड को करेंगे, भार का मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल कर देंगे। अगर ऊर्जा पिरामिड को करेंगे तो किलो जूल में नाप लेंगे। क्या हुआ? चलिए, तो ये चीज थी ऊर्जा पिरामिड से। अगर ऊर्जा पिरामिड में इतनी चीज अगर समझते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन बशर्ते बात यह है कि आपको पूरा चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो कमेंट में खटपट खटपट कर दीजिएगा, हमें समझ में आया है कि नहीं। और नहीं आएगा तो अगले वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से और कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर जय हिंद जय भारत कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।